नमस्कार छात्र छात्राओं। हम द्वितीय वर्ष भूगोल की जो कक्षा की सीरीज चला रहे हैं ऑनलाइन, उसी में ही आज हम अगली कक्षा ले रहे हैं, जिसमें हम जापान का अध्ययन कर रहे हैं। प्रादेशिक भूगोल का पहला प्रश्न पत्र है हमारा, जिसमें हम पहले यूनिट में जापान की भौगोलिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम जापान के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, और जापान का जो बिंदु आज हम ले रहे हैं वो है जनसंख्या। अब जापान में जनसंख्या पर अगर हम चर्चा करें तो आपको ये पता है कि विश्व की सघनतम जनसंख्या रखने वाले देशों में से जापान है, और यहाँ पर जनसंख्या का जो औसत है वो बहुत ही अच्छा औसत यहाँ पर देखने को मिलता है। जापान उन कुछ राष्ट्रों में से एक है जहाँ जनसंख्या लंबे समय से काफ़ी उच्च रही है, जिसके दो कारण हैं। पहला तो ये उष्ण इसकी जो जलवायु रहती है, और इसका चावल उत्पादन, जिसके कारण यहाँ अधिक मात्रा में जनसंख्या रह सकती है। पहली जो जनगणना व्यवस्थित रूप से जापान में हुई थी वो 1920 में हुई थी, जिसमें यहाँ की जो आबादी थी वो 5.59 करोड़ यानी लगभग 5.5 करोड़ के करीब इनकी आबादी आई थी, जो धीरे धीरे बढ़ते हुए 2017 में 12.7 करोड़ हो गई है। जापान की भूगोल को हम पढ़ चुके हैं, उच्चावच पढ़ चुके हैं, और हमने देखा है कि जापान में 74% जो भूभाग है वो आपका पर्वतीय है, जिसके ऊपर जनघनत्व अधिक नहीं हो सकता है। परंतु जापान का जो 16% मैदान है, उसी में ही जापान की अधिकतम जनसंख्या रह रही है। वैसे औसतन जनघनत्व देखें तो जापान का औसत जनघनत्व 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, परंतु जो जापान की कुल जनसंख्या है जो 12.7 करोड़ के आसपास है, उस जनसंख्या का 45% यानी लगभग आधा भाग उसके 6 बड़े महानगरों, और वो है टोक्यो, ओसाका, योकोहामा, नगोया, क्योटो और सप्पोरो। ये जो 6 महानगर हैं, इसमें ही वहाँ की आधी जनसंख्या रहती है, और ये 6 महानगर हैं वो मुख्य रूप से होन्शु द्वीप में है, और एक दो महानगर है वो शिकोकू और क्यूशू में है। कुल मिलाकर जो जापान का दक्षिणी भाग है यानी होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, उसी में ही जापान की अधिकतम जनसंख्या रह रही है, और यही पुराने बसे हुए भूभाग है। अब जापानी की जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो ये ध्यान देने की बात है कि जापान में रहने वाली 98% जो जनसंख्या है वो जापानी है, यानी मूल रूप से वो जापानी लोग हैं। बाहर से आकर बसे हुए लोगों की संख्या वहाँ बहुत कम है। जापान अपने देश की संस्कृति और अपने देश की नागरिकता को लेकर बहुत ही संवेदनशील राष्ट्र है। आपको पता होगा कि जापान किसी भी और राष्ट्र के व्यक्तियों को अपने देश की नागरिकता नहीं देता, लगभग नहीं देता है, और वहाँ नागरिकता को लेकर बहुत ही नियम सख्त हैं, और वहाँ जो जापान के मूल लोग हैं वही वहाँ के नागरिक हैं। वहाँ की अधिकतर जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करती है। 96% से ज़्यादा जनसंख्या बौद्ध धर्म का पालन करती है। ईसाई धर्म का वहाँ पर 1% के लगभग घनत्व है। बहुत ही कम मात्रा में वहाँ चाइनीज कोरियंस लोग भी रहते हैं, कुछ अल्प जाति समूह भी रहते हैं, पर अधिकतम वहाँ बौद्ध धर्म के जापानी लोग ही जापान में निवास करते हैं। और जापान के प्रवासी जो कभी कोरिया या चीन की तरफ रहने को प्रयास कर गए थे, अब अधिकतर वो सभी लोग जापान में पुनः से आकर जापान में ही निवास कर रहे हैं। तो अपने देश को लेकर, अपनी नागरिकता को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर बहुत अधिक संवेदनशील लोग हैं, बहुत अधिक ज़्यादा पॉजिटिव ये कह सकते हैं कि अपनी संस्कृति को लेकर, अपने देश को लेकर पॉजिटिव है, और किसी और का वो उसके अंदर मेल बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करते हैं। तो अधिकतम जापान का जो जनघनत्व है वो स्वयं जापानी जनसंख्या का है। घनत्व की दृष्टि से हम देखें तो वो 350 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं प्रतीत होता है, परंतु यह घनत्व पूरे देश में है। जबकि आपको पता होगा कि जापान का जो 76% भूभाग है जो कि पर्वतीय है, वहाँ पर जो जनघनत्व है वो बहुत ही कम है। लगभग 76% वहाँ पर पर्वत है, और जिन पर बहुत ही 80 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के लगभग जनघनत्व मिलता है। साथ ही जो उत्तर का होक्काइडो द्वीप है, वहाँ भी जनघनत्व बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो जापान के बारे में कुछ कुछ सामान्य सी चीज़ें हैं जिनको हम उसकी जनसंख्या के लिए समझेंगे। पहला, जापान प्राकृतिक रूप से कुछ वरदान है और कुछ अभिशाप है, जैसे जो भूकंप है, ज्वालामुखी है, चक्रवातों की जो समस्या है वो वहाँ पर अभिशाप के रूप में है, परंतु उसको वो पॉजिटिवली लेते हैं। और वहाँ पर जो वरदान है वो वहाँ की जो ज़मीन है और वहाँ की लोगों की जिजीविषा है। सबसे बड़ी चीज़ जो है जापान के लिए पॉजिटिव है वो वहाँ के लोग हैं, वो स्वयं एक संसाधन है, और वो एक संसाधन के रूप में अपने आप को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं।
100% जापान की जो जनसंख्या है वो शिक्षित है, यानी कोई अशिक्षित नहीं है, कोई निरक्षर नहीं है, पूर्ण रूप से शिक्षित लोग हैं। जापान की जो जन्म दर है वो पहले काफ़ी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि 1920 में वहाँ की जनसंख्या 5.59 करोड़ थी, जो कि 17 में बढ़कर 12.7 करोड़ हो गई। परंतु आज की स्थिति में जापान की जनसंख्या बहुत अधिक वृद्धि नहीं कर रही है, या आप कह सकते हैं कि वो नकारात्मक वृद्धि की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पर आज की जनसंख्या, जो आज की पीढ़ी है, वो बच्चे पैदा करने और परिवार को आगे बढ़ाने में कम रुचि रखती है, जिसका बहुत बड़ा कारण है वहाँ की प्रतिस्पर्धी जीवन और वहाँ का महंगा जीवन। जापान उन बहुत कम देशों में से है जहाँ पर जीवन बहुत अधिक महंगा है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जापान की जनसंख्या को लेकर। जनसंख्या के हिसाब से वो विश्व में 10वां बड़ा देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से उसका स्थान 62वां है। आप सोच सकते हैं कि अंतर कितना बड़ा है, जबकि वह 10वां बड़ा बड़ा जनसंख्या रखने वाला देश है। सभी लोग साक्षर हैं, सभी लोग सभी प्रकार की भाषाओं का जानकारी रखते हैं, इक्विप्ड हैं, और वहाँ की औसत आयु बहुत ज़्यादा है। औसतन 84 वर्ष की आयु, विश्व की सबसे अधिक आयु रखने वाले औसत आयु रखने वाले देशों में से जापान पहले दूसरे स्थान पर आता है। और वहाँ पर 100 साल से अधिक उम्र रखने वाली जनसंख्या भी बड़ी मात्रा में, लगभग 50,000 लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 100 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। समस्या जो जापान की जनसंख्या को लेकर आजकल आ रही है, जापान की जनसंख्या पिछले 10-20 सालों से वृद्धि नहीं कर रही है। वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम होती जा रही है, जिससे बच्चों की संख्या जापान की जनसंख्या में बहुत कम होती जा रही है और वृद्धों की संख्या बहुत बढ़ती चली जा रही है। और इस वृद्धों की संख्या बढ़ने और बच्चों की संख्या कम होने से विश्व में एक संकट सा आ गया है कि भविष्य में जापान की जनसंख्या नकारात्मक की तरफ चली जाएगी। अब जापान की प्रॉब्लम है कि जापान खुद प्रवास नहीं करते, यानी बाहर जाकर रहना पसंद नहीं करते। कुछ अमेरिका और मेलानेशिया द्वीपों में प्रवास किया है, परंतु बहुत बड़ी मात्रा में जापानी बाहर प्रवास दो तरह का होता है, कुछ समय के लिए प्रवास करना और एक परमानेंट प्रवास करना, यानी स्थायी रूप से कहीं जाकर रह लेना। तो जापानी स्थायी प्रवास नहीं करते हैं, अगर वो किसी काम से जाते हैं तो पुनः से अपने देश में लौट आते हैं, काम के बाद या कुछ समय बाद वो वापस अपने देश को लौट आते हैं। ये प्रवृत्ति जापान में देखने को मिलती है, और किसी और व्यक्ति को वो अपने देश की नागरिकता नहीं देते। तो अब समस्या ये आती है कि जापान की जनसंख्या कैसे बढ़े, ना तो वो किसी और को अपने देश में आने दे रहे हैं, ना वो स्वयं बच्चे पैदा करके अपनी प्राकृतिक रूप से वृद्धि कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जापान नकारात्मक वृद्धि दर की तरफ बढ़ रहा है और लगभग प्राप्त कर चुका है नकारात्मक वृद्धि दर को। तो ये जापान की बड़ी समस्या हो चुकी है। जापान के अंदर रहने वाली, जैसे मैंने बताया कि 98% जो लोग हैं वो स्वयं जापानी है और बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। अब जापान में जो जनसंख्या आज के समय में है वो टेक्निकली इक्विप्ड है, पढ़ी लिखी है, सक्षम है, परंतु अवसाद से ग्रस्त है। एक बहुत बड़ी समस्या है जापान की, विशेषकर वहाँ का युवा। जापानी युवा बहुत ही गहन अवसाद से ग्रस्त है, जिसके कारण जापान में आत्महत्या की दर और युवाओं में आत्महत्या की दर विश्व में बहुत अधिक है। अगर समाचार पत्र पढ़े हो तो अभी कुछ जब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या हुई थी, उसी के पास एक और जापानी टीवी फिल्म कलाकार जो बहुत ही विख्यात थे, वहाँ उन्होंने आत्महत्या की थी। तो युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति असामान्य है, असामान्य रूप से युवा वहाँ आत्महत्या करते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि युवा अपना एक ग्रुप बनाते हैं, सोशल ग्रुप बनाते हैं, और सोशल ग्रुप बनाकर उस ग्रुप में एक साथ आत्महत्या करते हैं, यानी ग्रुप के रूप में एक साथ एक ही समय पर आत्महत्या करते हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। और बहुत सारी अवसाद की चीज़ें हैं जो हम नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। तो ये सारी समस्या जापान की जनसंख्या में आ रही है। तो पहली तो प्राकृतिक वृद्धि नहीं हो रही है, और दूसरा वहाँ पर इस प्रकार युवा अपनी जान दे रहे हैं। तो वृद्धों का बोझ जापान की अर्थव्यवस्था पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जापानी जनसंख्या जो है वो प्राकृतिक रूप से उनकी आयु वैसे भी अधिक होती है, और वहाँ पर अच्छी चिकित्सा सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा के कारण वहाँ जनसंख्या की औसत आयु बढ़ती चली जा रही है और वृद्धों का देश बनता चला जा रहा है। तो ये थोड़ी सामान्य बातें थी। अगली कक्षा में हम इसकी गहन चर्चा करेंगे।